सऊदी अरब में आज शव्वाल महीने का चांद दिख गया है, इसलिए वहां आज 30 मार्च 2025 को ईद उल फितर मनाई जा रही है। चांद नजर आते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। एक महीने तक रोजा, इबादत और संयम के बाद यह दिन मुसलमानों के लिए खास खुशी लेकर आता है। हर साल इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के महीने के बाद नया चांद दिखने पर ईद उल फितर मनाई जाती है। सऊदी अरब में चांद नजर आने के कारण कई देशों में आज ईद मनाई जा रही है, लेकिन भारत जैसे कुछ देशों में ईद की तारीख वहां के चांद दिखने पर निर्भर करती है, इसलिए वहां ईद एक दिन बाद भी हो सकती है। ईद उल फितर मुसलमानों के लिए सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह सौहार्द, भाईचारे और आनंद का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, ईद की नमाज अदा करते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, बड़े लोग मिठाइयाँ बांटते हैं और सभी मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में मुसलमान अपनी परंपराओं और संस्कृति के अनुसार ईद मनाते हैं। कुछ लोग खजूर खाकर रोजा खोलने की परंपरा निभाते हैं, तो कुछ खास तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाते हैं। लेकिन हर जगह ईद का असली आनंद परिवार, दोस्तों और समाज के सभी लोगों के साथ मिलकर मनाने में ही है। सऊदी अरब में चांद नजर आते ही पूरी मुस्लिम दुनिया में ईद की खुशी छा गई है। रमजान के पूरे एक महीने की संयम, इबादत और सब्र के बाद यह दिन हर किसी के लिए खुशियों और उत्सव का संदेश लाता है। इसलिए ईद केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम और एकता की मिसाल भी है। शनिवार को फिर से म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार भूकंप का केंद्र देश की राजधानी नेपिडो था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई। इस भूकंप से कितना नुकसान हुआ है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इससे पहले शुक्रवार को म्यांमार में एक और बड़ा भूकंप आया था, जिससे कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। उस भूकंप के बाद से ही राहत और बचाव कार्य जारी है। शुक्रवार के भूकंप के बाद कई बार हल्के झटके महसूस किए गए, जिन्हें आफ्टर शॉक कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बड़े भूकंप के बाद इस तरह के झटके आना सामान्य है, लेकिन कभी कभी ये और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बार बार भूकंप के झटकों से आम लोगों में दहशत फैल गई है, खासकर वे इलाके जो इस आपदा से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहाँ के लोग काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कई लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। सरकार और राहत दल प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के और भूकंप आ सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने हाल ही में ग्रीनलैंड का दौरा किया और डेनमार्क की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह चीन और रूस अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, डेनमार्क भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसलिए अमेरिका इस मुद्दे पर कोई रियायत नहीं देगा। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन डेनमार्क ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया था। अब एक बार फिर अमेरिका की ओर से बल प्रयोग के संकेत दिए गए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह विषय चर्चा का केंद्र बन गया है। ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन यह लगभग 300 वर्षों से डेनमार्क के नियंत्रण में है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने के लिए ग्रीनलैंड पर उसका अधिक प्रभाव होना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका चीन और रूस की गतिविधियों को लेकर हमेशा चिंतित रहा है, इसलिए वह चाहता है कि इस क्षेत्र में उसकी उपस्थिति और मजबूत हो। अब देखना यह होगा कि डेनमार्क इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और इससे दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ता है। राजस्थान के सीकर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जहां एक निर्दयी पिता ने सिर्फ पुत्र की चाह में अपनी ही 2 मासूम बेटियों की हत्या कर दी। अशोक नाम का यह व्यक्ति लंबे समय से बेटे की उम्मीद कर रहा था, लेकिन किस्मत ने उसे लगातार 2 बेटियां दी और यही बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक अशोक ने अपनी दोनों बेटियां निधि और नव्या को कभी भी प्यार से नहीं देखा। उनकी पैदाइश से ही वह चिढ़ा रहता था और हमेशा उन्हें बोझ समझता था। उसकी पत्नी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी सोच से टस से मस नहीं हुआ। वह बेटियों के जन्म को अपने दुर्भाग्य का कारण मानता रहा। आखिरकार एक रात उसने ऐसा भयानक फैसला लिया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। गहरी रात में जब मासूम निधि और नव्या चैन की नींद सो रही थीं, तब उनके अपने ही पिता ने उन पर कहर बरपा दिया। निर्दयता से उनकी हत्या कर दी और फिर ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह वह शवों को छिपाने के लिए उन्हें जमीन में गाड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। स्थानीय लोगों को शक हुआ और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो अशोक का यह भयानक अपराध सामने आ गया। पुलिस के अनुसार अशोक अपनी बेटियों से नफरत करता था और उनके जन्म को अभिशाप मानता था। यह दर्दनाक घटना पूरे इलाके में शोक की लहर फैला गई
और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई पिता इतना क्रूर कैसे हो सकता है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि समाज में बेटियों के प्रति सोच आज भी कितनी संकीर्ण और दकियानुसी है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इस भयावह घटना ने इस सच्चाई को फिर से उजागर कर दिया। सुबह की पहली किरण ठीक से फैल भी नहीं पाई थी कि गोवा पुलिस मुख्यालय में एक खौफनाक ईमेल आ गया। उस ईमेल में ऐसी बातें लिखी थीं, जिन्हें पढ़ते ही पूरे दफ्तर में अफरा-तफरी मच गई। साफ साफ बताया गया था कि गोवा के डीजीपी ऑफिस में एक ताकतवर विस्फोटक डिवाइस रखी गई है, जो दोपहर 3 बजे से पहले ही फट जाएगी। ईमेल भेजने वाले का दावा था कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का कुख्यात आतंकी संगठन IS और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह शामिल है। उन्होंने गोवा पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाया है और वहां सल्फर पेरोक्साइड IED विस्फोटक रखा गया है, जो समय आने पर पूरे दफ्तर को मलबे में बदल सकता है। यह खबर मिलते ही पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया। चारों तरफ दहशत, चिंता और घबराहट फैल गई। तुरंत खुफिया विभाग, बम निरोधक दस्ते और आतंकवाद निरोधी टीम को तैनात कर दिया गया। पूरे मुख्यालय को घेर लिया गया। हर कोने की तलाशी ली जाने लगी ताकि किसी भी संभावित विस्फोटक को ढूंढकर निष्क्रिय किया जा सके। पूरे दिन जांच चलती रही। पुलिस के साइबर विशेषज्ञ ईमेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन यह धमकी असली थी या सिर्फ डर का माहौल बनाने की साजिश, यह समझने में वक्त गुजरता रहा। लेकिन डर कम नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी धमकियों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। गोवा के आम लोग भी इस खबर से घबरा गए। वे सोचने लगे कि अगर सच में कोई धमाका हुआ तो इसके असर कितने भयानक हो सकते हैं। पूरे शहर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर कोई बेचैनी महसूस कर रहा था। पुलिसकर्मी और ज्यादा सतर्क हो गए। हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखी जाने लगी। आखिरकार कोई भी विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन पुलिस की जांच अभी भी जारी है। वे यह पता लगाना चाहते हैं कि इस धमकी के पीछे असली साजिश क्या है। क्या सच में कोई बड़ा षड्यंत्र था या यह सिर्फ डर का माहौल बनाने की कोशिश? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक पूरे गोवा में खौफ का साया बना रहेगा। नेपाल में राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की पुनःस्थापना की मांग ने उग्र रूप ले लिया है। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। उनके नारों में एक ही मांग गूंज रही है, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, राजतंत्र वापस लाया जाए। चारों ओर गूंजते नारे, लहराते झंडे, गुस्से से भरी आंखें और दिलों में एक ही जुनून, अपने पुराने नेपाल को वापस पाना। शहर की गलियों में तनाव पसरा हुआ है। सड़कों पर दंगे के निशान साफ दिख रहे हैं। जले हुए टायरों का काला धुआं आसमान को ढक रहा है। पुलिस की लाठियां, आंसू गैस और पानी की बौछारें भी इस आंदोलन को रोक नहीं पा रही हैं। हर तरफ डर का माहौल है, पता नहीं कब कहां क्या हो जाए। सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कईयों के चेहरे लहूलुहान हैं, किसी का माथा फटा है, किसी के हाथ में गहरा घाव है। फिर भी उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ गुस्सा, सिर्फ जिद, सिर्फ एक ही मांग, पुराना नेपाल वापस चाहिए। एक समय था जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था। राजा देश के अभिभावक माने जाते थे। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि से दिन की शुरुआत होती थी। धर्म ही संस्कृति की आत्मा था। लेकिन राजतंत्र खत्म हुआ। नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया और यहीं से दर्द की एक गहरी खाई बन गई। कुछ लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ के लिए यह जख्म बन गया। आज वही लोग सड़कों पर हैं। बरसों से दिल में दबा हुआ गुस्सा अब फूट पड़ा है। सेना गश्त कर रही है, सरकार हालात पर नजर रखे हुए है, फिर भी स्थिति बेकाबू होती जा रही है। एक तरफ राजतंत्र और धर्म के प्रति प्रेम, दूसरी तरफ लोकतंत्र की नई हकीकत, इन दोनों के बीच नेपाल उलझा हुआ है। लेकिन इस लड़ाई का अंत क्या होगा? कितने लोग अपनी जान गंवाएंगे? कितना खून बहेगा? कितनी आंखें रोएंगी? कितनी माएं अपने बच्चों को खो देंगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। राजभवन का साफ कहना है कि जादवपुर विश्वविद्यालय में जो समारंभ हुआ वह अवैध है। नियमों को ताक पर रखकर सरकारी फंड से पैसे निकालकर यह आयोजन किया गया, जो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए पूर्व कुलपति भास्कर को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, इस खर्चे को उन्हें अपनी व्यक्तिगत अकाउंट से चुकाना होगा। शनिवार सुबह राजभवन की ओर से एक सख्त चिट्ठी जादवपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति को भेजी गई। उसमें कहा गया है कि बिना अनुमति और विश्वविद्यालय के नियमों को नजरअंदाज करके यह दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। अगर सरकारी पैसे का उपयोग किसी भी तरह से गैरकानूनी तरीके से किया गया है, तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। इसलिए यह रकम उन्हें निजी तौर पर लौटानी होगी। यही एकमात्र रास्ता है। यह मामला सामने आते ही शिक्षा जगत में हलचल मच गई है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब दीक्षांत समारोह आयोजित करना भी अपराध हो गया है? अगर कोई पूर्व कुलपति छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करना चाहते हैं, तो यह गैरकानूनी कैसे हो सकता है?
दूसरी ओर राजभवन का कहना है कि नियमों के दायरे से बाहर जाकर कुछ भी नहीं किया जा सकता, चाहे मकसद कितना भी नेक क्यों न हो। इस विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता केवल कागजों तक ही सीमित है? क्या विश्वविद्यालय अब अपने हिसाब से कोई निर्णय नहीं ले सकता? क्या छात्रों के सपनों को साकार करने का यह सुनहरा पल कानून के बंधनों में उलझकर रह जाएगा? अगर राजभवन के आदेश के मुताबिक यह रकम व्यक्तिगत रूप से लौटानी ही होगी, तो इसका असली मतलब क्या निकलेगा? जादवपुर के छात्र, शिक्षक और बुद्धिजीवी इस फैसले को किस नजरिए से देख रहे हैं, यह अब चर्चा का विषय बन गया है। कोई इसे शिक्षा विरोधी बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि कानून ही सर्वोपरि है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अब भी कायम है, क्या दीक्षांत समारोह वाकई अवैध है?